नमस्ते दोस्तों, ई-मार्स लर्निंग में आप सभी का स्वागत। मैं हूं शंतनु जाधव, विषय हिंदी। आज हम कक्षा 7 की वसंत बाग 2 का तीसरा पाठ हिमालय की बेटियां ये देखने वाले हैं। बच्चों, हमारा भारत देश सुंदर और महान है। नदी, पर्वत, झरना उसकी प्राकृतिक सुंदरता बढ़ाते हैं। बच्चों, आपके सामने एक पर्वत का चित्र है। बताओ कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत। बिल्कुल सही। तो बच्चों, हिमालय पर्वत एक बड़ा पर्वत है। उसे पर्वत राज कहा जाता है। इस पर्वत से कई सारी छोटी बड़ी नदियां बहती है। तो आज हम उसी नदियों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, हिमालय की बेटियां इस पाठ के द्वारा। कवि का नाम है नागार्जुन। उन्हें यात्री नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 30 जून 1911 में बिहार में हुआ था। उनका साहित्य है युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तालाब की मछलियां। बच्चों, हिमालय की बेटियां इस पाठ में कवि नागार्जुन ने हिमालय पर्वत और उनसे निकलने वाली नदियों का मानविकीकरण किया है। लेखक यहाँ हिमालय को एक पिता के रूप में और उससे निकलने वाली नदियों को उनकी बेटियों के रूप में देखते हैं। जब एक बच्ची छोटी होती है तो उसका स्वभाव चंचलता से भरा होता है। वह अपने पिता की गोद में खेलती बड़ी होती है और फिर उम्र के साथ उसके स्वभाव में भी बदलाव देखा जा सकता है। बड़े होने पर वह शांत और गंभीर हो जाती है। लेखक ने नदियों के स्वभाव के बारे में भी यही बताया है। हिमालय की गोद से निकलने वाली नदियां आरंभ में पतली होती है। वे ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर तेजी से बहती हुई जैसे ही वह मैदानी इलाके में आती है तो उनकी धार चौड़ी हो जाती है। उनका स्वभाव भी शांत और गंभीर हो जाता है और अंत में सभी नदियां सागर में मिल जाती है। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता भी कहा है। बच्चों, लेखक पाठ के प्रारंभ में कहते हैं कि मैंने उन्हें दूर से देखा था। उन्हें मतलब नदियों को। वे मुझे बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई नजर आती थी। सम्रांत महिला की तरह। सम्रांत महिला, इसका अर्थ होता है सभ्य, पवित्र, सुसंस्कृत महिला। लेखक बता रहे हैं, मेरे मन में, मेरे दिल में उनके प्रति आदर और श्रद्धा के भाव थे। उनकी धारा में जब डुबकियां लगाया करता था तब मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मैं मेरी माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद में डुबकियां लगा रहा हूँ या स्नान कर रहा हूँ। वही आनंद मुझे नदियों की धारा में डुबकियां लगाने के बाद मिलता था। लेखक आगे बताते हैं, जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, हिमालय की यात्रा करने निकला, तब मैंने उन नदियों का अलग ही रूप देखा। देखो बच्चों, ये सामने आपको नदी का चित्र दिख रहा है। जो नदियां हिमालय के पर्वत से निकलती है। तो शुरुआत में वो काफी पतली और दुबली आपको नजर आ रही है। तो यही पतला सा दुबला सा रूप कवि ने हिमालय के कंधे पर देखा। फिर ये दृश्य देखकर लेखक हैरान हो गया। हैरान होना, चकित हो जाना, आश्चर्यचकित होना। उसे लगा कि यही दुबली पतली गंगा, यमुना, यही सतलज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। विशाल मतलब बड़ी। देखो, अभी वही जो ऊपर के चित्र में आपको दुबली पतली गंगा दिख रही थी, वही जब वह समतल मैदान में आती है तो विशाल, बड़ी, चौड़ी हो जाती है। और लेखक को
यही बात आश्चर्यचकित कर रही थी। लेखक बता रहे हैं कि इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में आकर। जब वह हिमालय के प्रदेश पर रहती है, चोटी पर रहती है, तो उसकी भावभंगी मतलब उसके हाव भाव, उनका उल्लास, उल्लास मतलब खुशी, उनका आनंद, चंचलता कहाँ गायब हो जाती है। देखो इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, जो हिमालय की चोटी से नदियां बहती है तो उछलती कूदती हंसती खेलती निरंतर बहती रहती है। उनकी बाल लीला का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। कवि बता रहे हैं, जब कोई छोटी लड़की या कली को मैं देखता हूँ तब भी मुझे इतना आश्चर्य नहीं होता है, उतना आश्चर्य मुझे इन नदियों की बाल लीला को देखकर होता है। जिस प्रकार छोटी बच्ची अपने पिता के गोद में हंसती खेलती कूदती है, उसी प्रकार मानो ये नदियां हिमालय की गोद में उछलती है कूदती है और खिलखिलाती हुई बहती चलती है। और यही उनकी नटखट लीलाएं अदाएं देखकर लेखक को आश्चर्य लगने लगा। कवि आगे बता रहे हैं कि नदी निरंतर बहती चली क्यों जा रही है, कहाँ भागी जा रही है, कौन सा लक्ष्य है जिस लक्ष्य ने उन्हें बेचैन कर रखा है। जब वह हिमालय पर थी, अर्थात अपने पिता की गोद में थी, तब उन्हें वहां पर भरपूर प्यार मिल रहा था, विराट प्रेम उसे मिल रहा था। फिर भी वह प्रेम छोड़कर वह किस दिशा की ओर भाग रही है। इनका हृदय अभी तक भरा नहीं है, उनकी प्यास अब तक मिटी नहीं है। भले इन नदियों की प्यास अब कौन मिटाएगा। ये देखकर कवि विचार करने लगता है। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, घाटियां, आदित्यकाय सरसब्जे उपत्यकाए, ऐसा ही इनका लीला निकेतन। बच्चों, आदित्यकाय का अर्थ है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, उपत्यकाय मतलब चोटिया, और लीला निकेतन लीला करने का घर। इन नदियों का लीला करने का घर है पहाड़ की चोटिया, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि और घाटियां। यहाँ पर वह अपनी लीलाएं करती है और सदैव पहाड़ के बीच के रास्ते में से निरंतर बहती चली जा रही है। और कौन सी लक्ष्य की ओर वो जा रही है, कौन सी मंजिल है जिसने उसे बेचैन कर रखा है, ये देखकर कवि आश्चर्य में पड़ जाता है। बर्फीली पहाड़ियां, घाटियां, पर्वत के ऊपर का समतल भाग से नदियां जब बहती बहती खेलते खेलते थोड़ी दूर निकल जाती है, तब वो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा और कैल के जंगलों में पहुंच जाती है। शायद वहां पर जाकर वह अपनी बीती बातें को याद करती होगी। ये वहां पर उन्हें ये सुंदर मौका मिल जाता होगा पुरानी बातें को याद करने का। उधर बूढ़ा हिमालय अपने इन नटखट बेटों के लिए कितना सिर धुनता होगा। यहाँ पर मुहावरा है सिर धुनना। इसका अर्थ होता है शोक प्रकट करना, दुख प्रकट करना। बच्चों, जिस प्रकार एक पिता को अपनी बेटियों की चिंता होती है, वह अपनी बेटियों के बारे में हमेशा चिंतित रहता है, उसी प्रकार हिमालय भी अपनी बेटियों के लिए, बेटियां मतलब नदियों के लिए चिंतित रहता होगा, पर वह इस चिंता को कभी व्यक्त नहीं करता। वह सदा मौन रहता है और मौन रहकर अपनी बेटियों के बारे में सदैव सोचता रहता है, चिंता में रहता है। बच्चों, इस भाग में कवि ने बताया है कि नदियों का निर्माण करता और कोई नहीं, स्वयं हिमालय पर्वत ही है, जिसके हिमकणों ने पिघलकर जल का रूप धारण किया है और सिंधु,
ब्रह्मपुत्रा, रावी, सतलज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि छोटी बड़ी बेटियों को जन्म दिया है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्रा स्वयं कुछ नहीं है, ये हिमालय के एक एक बूंद से बनी हुई है और हिमालय की वजह से ही इन दो नदियों ने महानदों का रूप धारण किया है और आखिरकार वो प्रवाहित होते होते समुद्र की ओर जाती है। तो यहाँ पर कवि ने समुद्र को सौभाग्यशाली बताया है कि जिसे पर्वतराज हिमालय का इन दो बेटियों का हाथ थामने का श्रेय मिला है। जब बेटी बड़ी होती है तो पिता किसी अच्छे लड़के को देखकर उसका हाथ उनके हाथों में थाम देता है। उसी प्रकार ये दो नदियां बड़ी होने के बाद हिमालय उन दोनों बेटियों का हाथ समुद्र को सौंप देता है। यहाँ पर कवि ने मानवीकरण किया है। हिमालय को समुद्र का ससुर कहा है और समुद्र को अर्थात सागर को हिमालय का दामाद कहा है। बच्चों, आज की तासिका में हमने हिमालय पर्वत के बारे में देखा। वहां से कई सारी नदियों का जन्म होता है। कवि ने नदियों को समतल प्रदेश में देखा था। जब वह हिमालय पर जाते हैं तो अलग ही रूप उनका उनके सामने दिखाई देता है। ये देखकर कवि आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनकी बाल लीला नटखट अध्याय का रूप उन्होंने वहां पर देखा और जब वे समतल या विशाल मैदान पर आती है तो वह बड़ी चौड़ी लंबी हो जाती है और एक संभ्रांत महिला की भांति शांत और सभ्य हो जाती है। जिस प्रकार बेटी बड़ी होकर शांत और सभ्य हो जाती है, उसी प्रकार और अंत में कहा है कि वह सागर में मिल जाती है। तो बच्चों, आज हमने इतना देखा। अगली तासिका में हम अगला हिस्सा देखेंगे। तो आज हमने जो देखा है उसके ऊपर हम कुछ प्रश्नाभ्यास देख लेते हैं। पहला सवाल है, हिमालय की बेटियां कौन कौन सी हैं? उसका जवाब है सिंधु, ब्रह्मपुत्रा, रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि छोटी बड़ी हिमालय की बेटियां है। दूसरा सवाल, हिमालय को किस रूप में दर्शाया गया है? उसका जवाब है हिमालय को पिता के रूप में दर्शाया गया है। तीसरा सवाल है, ससुर और दामाद किसे कहा गया है? उसका जवाब है हिमालय को ससुर और समुद्र अर्थात सागर को दामाद कहा गया है। चौथा सवाल है, नदियों का उल्लास कहाँ जाकर गायब हो जाता है? उसका जवाब है समतल मैदानों पर जाकर नदियों का उल्लास गायब हो जाता है। बच्चों, कुछ गृह कार्य दिया है। आपके प्रदेश में बहने वाली नदियों की जानकारी लिखिए। दूसरा है हिमालय पर्वत के ऊपर 10-12 पंक्तियां निबंध लिखिए। धन्यवाद।